जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में साथियों जो हिंदी पेपर नंबर 2 पूछा जाता है, जो कि हिंदी व्याकरण का होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण की ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप लोगों के लिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है उसकी भी प्रैक्टिस सेट चालू हो गई है। तो अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवा चुके हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? विसर्ग, व्यंजन, महाप्राण या फिर अनुस्वार। तो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं साथियों। देखिए, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण विभाग में आता है। किस विभाग में आता है साथियों? स्वर में आता है, व्यंजन में आता है, अनुस्वर में आता है या फिर संयुक्त अक्षर में आता है? तो व्यंजन में आता है। ठीक है, घ जो है वो व्यंजन विभाग में आता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण व्यंजन विभाग के अंतर्गत आता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं साथियों। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? छ, द, ण और ल। तो कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है साथियों? तो छ जो है वो आपका अघोष व्यंजन है। छ वर्ण अघोष व्यंजन है, जबकि द, ण और ल जो है सघोष व्यंजन है साथियों। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़ कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो कैसी संज्ञा है साथियों? भीड़ भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, दिया गया भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? वस्तुओं का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तियों का समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा आदि क्या है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर या फिर संज्ञा के आधार पर? तो किसके आधार पर होता है साथियों? संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी विकारी शब्द, संज्ञा जो होता है वो विकारी शब्द होता है, और विकारी शब्द क्या होता है? रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। और संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों परसर्ग के कारण बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? रोगी में, पक्षी में, कमजोर में या फिर मृतक में? तो किसमें जान डाल देगी साथियों? मृतक में। अब आपको पता करना है कि कौन से पाठ का है, किस चैप्टर का है, लेखक का नाम क्या है, क्षितिज भाग 2 पुस्तक का है या कृतिका भाग 2 पुस्तक का है, आपको बताना है साथियों। आप लोगों के लिए होमवर्क आज पेपर 1 हिंदी पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोगों के लिए HW होगा। तो HW आप लोग अपना नोट करते रहिए, प्रश्न नंबर डाल के आंसर करिएगा। ये किस चैप्टर के हैं आपको जरूर बताना है, किस पुस्तक के हैं ये भी बताना है, और कौन से लेखक या कवि ने लिखा है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको बताना है। पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा लिंग वचन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। तो पुस्तक शब्द जो है साथियों वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और साथ ही साथ स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य आदि। पुस्तक शब्द पुस्तकों की सभी जाति को दिखा रहा है। पुस्तक एक वचन व स्त्रीलिंग है साथियों। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब आपको रेखांकित शब्द साथियों यहाँ पे कुछ में कर लेना है। ठीक है, कुछ में रेखांकित है, तो बताइए कुछ कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कैसा सर्वनाम है साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई और कुछ आपको मिलता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वाद में कुछ कमी है, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा साथियों। अगला प्रश्न है, सफेद बौद्ध ध्वज किस चीज के प्रतीक थे? शांति के, अहिंसा के, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सभी को ये भी प्रश्न नंबर 2 भी, माने प्रश्न नंबर 9, वैसे तो आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न है होमवर्क का, लेकिन ये प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर आप लोग डाल के बताइएगा। तो
कौन सा आंसर होगा? दोनों ए और बी। अब आपको बताना है किस पुस्तक से है, पाठ का नाम क्या है, लेखक या कवि या कवित्री का क्या नाम है, ठीक है, ये आपको बताना है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? कैसा, कितना, किस, कितने। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द बताना है, क्या होगा? तो कैसा होगा, ठीक है। कैसा जो है साथियों, कौन कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से कैसा होगा, ठीक है। तो कौन का गुणवाचक कैसा हो जाएगा। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात करना है। तो पुरुष ज्ञात करना है, तुम कल कहाँ थे। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो कौन सा पुरुष है साथियों? मध्यम पुरुष है। तुम शब्द क्या है? मध्यम पुरुष है। दिए गए वाक्य तुम कल कहाँ थे में मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप, ठीक है। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। विद्यालय, वृक्ष, विशाल या फिर आम। तो साथियों विशाल जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। दिए गए वाक्य हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है में विशाल गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिनमें केवल विशेषण शब्द हो। गोरा, पतला, वह, सूक्ष्म, भारत यमुना, काला, ऊंचा, सुंदर, लड़का, सूर्य, हम। तो उस विकल्प को छांटना है जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। तो साथियों काला, ऊंचा और सुंदर ये जो हैं तीनों विशेषण शब्द हैं। दिए गए विकल्पों में से काला, ऊंचा तथा सुंदर विशेषण शब्द हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण तथा लड़का जो है विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। तो क्या होगा साथियों? पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रश्नगत वैकल्पिक वाक्यों में से उसने नहाकर भोजन किया पूर्वकालिक क्रिया से युक्त वाक्य है, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? काटने होगा, काटनी होगा, कटाना होगा या फिर कटवाना होगा। क्या होगा साथियों? तो कटवाना होगा, ठीक है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है और दूसरे से कार्य करवाता है, अतः काटना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कटवाना होगा साथियों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। मालिक, मालिक का क्या होगा? मालिकिन होगा, मालकिन होगा, मालकिन होगा या फिर मालिकन होगा। क्या होगा साथियों? मालिक का स्त्रीलिंग रूप तो मालकिन होता है, ठीक है। मालिक का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो मालकिन होगा। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से उसके मादा या स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मालकिन सोती है, इस वाक्य में मालकिन औरत है और वह जो है मादा है, स्त्री जाति होने के कारण स्त्रीलिंग है। छात्रा शब्द का बहुवचन होता है क्या? छात्रों, छात्रा, छात्रे, छात्राएं। तो छात्रा शब्द का जो बहुवचन रूप होगा साथियों वो होगा छात्राएं। छात्रा शब्द का बहुवचन छात्राएं होगा। शेष विकल्प आपके अशुद्ध हैं। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी द्वारा, चांद की किरणों द्वारा। तो फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए HW है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको बताना है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ठीक है, और पाठ का नाम। तो नदियों के पानी द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तत्कालिक वर्तमान काल है या फिर संदिग्ध वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है, हेतु हेतुमत भविष्य काल है। तो साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल
क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। स्कूल से तो गया लेकिन घर पहुंचने वाला में संदेह है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। अब आप सोच रहे होंगे रेखांकित क्या है, तो रेखांकित आपका वन है, ठीक है। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में जो कारक है साथियों क्या होगा, अपादान कारक होगा, अधिकरण होगा, करण होगा या फिर कर्म कारक होगा। तो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा साथियों, ठीक है, क्योंकि में पर पे जो है क्या होता है, वो अधिकरण कारक के प्रसर्ग होते हैं। सिंह वन में रहता है, जो रेखांकित पद वन है, अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में और पर का प्रयोग होता है साथियों। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है या फिर अपादान है। तो वह घर से बाहर गया, से किस में आएगा, अपादान। तो घर से वो अलग हो गया साथियों, तो घर से जब अलग हो जाएगा तो वहां पे अपादान होगा। प्रस्तुत पंक्ति में वह घर से बाहर गया में से शब्द अपादान कारक है। अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक में अलगाव प्रकट होता है, किंतु अलगाव के अलावा उद्भव, डरना, शर्माना, लजाना, तुलना तथा रक्षा के संदर्भ में भी अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, तुलना किया जा रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। और गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ भी क्या होगा, उद्भव हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी से का प्रयोग जो है वो अपादान कारक के रूप में होगा। सृष्टि का विलोम शब्द है, मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। क्या होगा सृष्टि का विलोम शब्द साथियों, तो प्रलय जो है वो सृष्टि का विलोम शब्द होता है। सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो प्रलय होता है। मरण का जीवन होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा और मोक्ष का बंधन होता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कपटी, कपटी का क्या होगा विलोम, स्थिर होगा, कुख्यात होगा, पक्का होगा या फिर निष्कपट होगा। तो क्या होगा साथियों, निष्कपट होगा, ठीक है। अब कुछ विलोम शब्द हैं, कपटी का निष्कपट होगा, स्थिर का चंचल और चपल होगा, कुख्यात का विख्यात होगा और कच्चा का पक्का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। शोक, शौक, पक्ष, पक्षधर, ज्ञान, विज्ञान, खरा, खोटा। तो क्या होगा, खरा और खोटा जो है साथियों ये विलोम शब्द का सही युग्म है। खरा खोटा सही युग्म खरा खोटा होगा, शोक का हर्ष होगा, पक्ष विपक्ष होगा, ज्ञान और अज्ञान होगा। कौन सी चोटी लेखिका को बालकनी से नहीं दिखे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। ये भी आप लोगों के लिए HW है, आप बताइएगा कमेंट करके पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ठीक है। तो साथियों कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा चोटी लेखिका को बालकनी से नहीं दिखे। आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए। अनापत्ति, तटस्थता, सम्मति, उदासीनता। तो आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होगा साथियों अनापत्ति होगा, ठीक है, अनापत्ति होगा। अन्य विकल्प आपके असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है, वाजी, तुरंग, करवाल, घोड़ा। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, वो है करवाल साथियों, ठीक है। बाकी वाजी, तुरंग और घोड़ा क्या है, अश्व के पर्यायवाची हैं। उपरोक्त विकल्पों में करवाल शब्द तलवार का समानार्थी शब्द है, जबकि साथियों वाजी, तुरंग, घोड़ा अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। करवाल के पर्यायवाची कृपाण, तलवार, चंद्रहास, असी आदि है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं, बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का, इनमें से सभी। बताइए साथियों, ये भी आप लोगों के लिए HW है। तो उत्साह कविता के कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं, बरसने का आग्रह कर रहे हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लहू, यामा, त्रियाशा, अवधेश। क्या होगा साथियों, तो लहू, रक्त का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो लहू होगा। दिए गए शब्द का रक्त का पर्यायवाची शब्द लहू होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द खून, रुधिर, शोणित, लोहित। अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द निम्न होंगे, अवधेश, रामचंद्र, सीतापति, राघव, रघुवर इत्यादि, ठीक है। अवधेश का ये होगा पर्यायवाची। जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। जठरानल, बड़वानल, कामानल, दावानल। क्या होगा, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे।
एक शब्द में बताना है तो साथियों दावानल जो है वो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जठरानल। ठीक है, पेट में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? जठरानल। और समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या बोलेंगे? बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, जंगल में लगने वाली आग दावानल और पेट में लगने वाली आग जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, निर्निमेष, निर्मूल, निरामिष। तो उसे हम निर्मम बोलते हैं साथियों, जिसके हृदय में ममता न हो। ठीक है, जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम होता है। जिसकी पलक न गिरे निर्निमेष होता है। जिसमें जड़ न हो निर्मूल होता है। जो मांस न खाता उसे निरामिष बोलते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेध वाक्य। तो क्या कहलाते हैं साथियों? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मधु का अर्थ है क्या है? लड़का, शहद, खीर या फिर कड़ुआ। तो मधु का जो अर्थ है साथियों वो है शहद। ठीक है, मधु का जो अर्थ है वो शहद होता है। मधु के अन्य अर्थ हैं मकरंद, रसा, कुसुमासव, बसंत ऋतु इत्यादि। संध्या के पर्यायवाची नहीं है। तिमिर, विभावरी, दिनांत, गोधूली, प्रदोष काल, सायं, सांझ, शाम। तो तिमिर और विभावरी जो संध्या के पर्यायवाची नहीं है। तिमिर तथा विभावरी शब्द रात्रि यानी अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अन्य सभी विकल्प संध्या के पर्यायवाची शब्द हैं। अति इंद्रियता का क्या अर्थ है? गर्मी, भीषण, प्रकाश, इंद्रियों से परे। तो अति इंद्रियता का क्या अर्थ है साथियों? इंद्रियों से परे होता है। ठीक है, लहर के पर्यायवाची नहीं है। भंवर, वीची, तरंग, हिल्लोल। तो लहर के जो पर्यायवाची नहीं है वो है भंवर। ठीक है, लहर का जो पर्यायवाची शब्द है भंवर नहीं होगा। लहर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो तरंग, हिल्लोल, वीची, कल्लोल आदि होगा। सबसे साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा साथियों? सबसे साथ, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए जो एक शब्द होगा, सहपाठी होगा, सहकर्मी होगा, समदर्शी होगा, सजाती होगा। तो समदर्शी होगा। जिसके सबके साथ समान व्यवहार करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द समदर्शी होगा। साथ का काम करने वाला सहकर्मी होता है। जो साथ पढ़ता है उसे हम सहपाठी बोलते हैं। एक ही जाति के लोग सजाती होते हैं। और एक ही समय में होने वाला समकालीन होता है। उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी रही है। गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। गर्मी के कारण खुश है। वर्षा के कारण उत्साहित है। इनमें से सभी। तो गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है उसकी भी प्रैक्टिस सेट चालू हो गई है प्रश्न के रूप में। ठीक है, हर चैप्टर से प्रश्न उठते हैं और आपसे प्रैक्टिस सेट के रूप में ऐसे ही आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, कौन से पाठ का है, कौन सी पुस्तक का है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके, अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो चुकी है, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और हिंदी पेपर 2 की भी प्रैक्टिस सेट चली रही है, जो कि 51 नंबर की ये प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो चुकी है। और हिंदी पेपर 1 की 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो चुकी है। तो आप लोग तैयारी करिए हिंदी की, कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस की भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होती है, वो भी 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो चुकी है साथियों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। परिश्रमी कभी निराश नहीं होते। सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है साथियों। ठीक है, यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, तो आसानी से आप लोग अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ से एक बार PDF देखेंगे, फिर वीडियो को देख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्त का सही अर्थ हो। एक अकेला, 2 11। एक अकेला, 2 11। संगठन में शक्ति होती है। किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी एक समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना। ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत नहीं हो, न हो। कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का डर नहीं रहता। तो साथियों, एक अकेला, 2 11 माने संगठन में शक्ति होती है।
एक अकेला 2 11 हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो संगठन में शक्ति होती है। अब आपको गद्यांश पढ़ना है साथियों, ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। सत्य, व्यवहार एवं वचन को आखिर तब क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर सहज सरल है कि विश्व में प्रेम और सत्य मार्ग पर चल पाना, खांडे की धार पर चल पाना समान कठिन हुआ करता है। सत्य के साधक और व्यवहार के सामने हर कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके अपने भी उस सबसे घबरा कर अक्सर साथ छोड़ दिया करते हैं। सब प्रकार के दबाव और कष्ट झेलते हुए सत्य के साधक और उपासक को अपनी राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी बुराई को छिपाता नहीं बल्कि स्वीकार कर लेता है तो उसमें सुधार की प्रत्येक संभावना बनी रहती है। लेकिन मानव अपने स्वभाव से बड़ा ही कमजोर और डरपोक हुआ करता है। वह बुराई को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लिया करता है। जब जब एक बार कोई झूठ बोलता है तो उसे छिपाने के लिए उसे एक के बाद एक निरंतर झूठ की राह पर बढ़ते जाने के लिए विवश होते जाना पड़ता है। फिर किसी भी प्रकार झूठों और झूठे व्यवहारों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाया करता है। मनुष्य सभी का घृणा का पात्र बनकर रह जाता है। जीवन एक प्रकार का बोझ साबित होने लगता है। इन्हीं सब व्यवहार मूलक तथ्यों के आलोक में सत्य के शोधक संत कवि ने झूठ को सबसे बड़ा पाप उचित ही ठहराया है। तो साथियों ये था आपका गद्यांश। आशा करते हैं आप सभी पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना किसके समान है साथियों? बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है, खांडे के धार के समान है, सरल ही सरल है। तो आप लोग प्रश्न गद्यांश को पढ़े होंगे तो प्रश्न को आसानी से कर ले पाएंगे साथियों। तो खांडे के धार के समान है, ठीक है। व्यक्ति का सुधार किस प्रकार संभव है? अपनी बुराई को न छिपाकर उसे स्वीकार करना, अपनी बुराई कभी न मानना, हमेशा झूठ बोलना, खुद की बड़ाई करना। तो क्या हो सकता है साथियों? व्यक्ति का सुधार किस प्रकार संभव है? तो साथियों अपनी बुराई को न छिपाकर उसे स्वीकार करना ही व्यक्ति को सुधार सकता है। मनुष्य सभी का घृणा का पात्र क्यों बनता है? सत्य बोलने के कारण, झूठे व्यवहार के कारण, न्याय करने के कारण, सबकी सहायता करने के कारण। तो किस कारण से साथियों? तो झूठे व्यवहार के कारण। एक सत्य के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य सभी का घृणा का पात्र बन जाता है और जब सच्चाई का पता चलता है तो। जीवन का विलोम शब्द क्या है साथियों? जान, प्राण, हयात, मरण क्या है? जीवन का जो विलोम शब्द है वो क्या है? मरण है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। क्या हो सकता है? सत्य की जय होती है, सत्यमेव जयते, सत्यान्वेषी, सत्य और मिथ्या में अंतर। तो साथियों जो अनुच्छेद था उसके लिए जो उचित शीर्षक है वो है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल उचित शीर्षक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। हलवा अच्छी लगती है, लक्ष्मीबाई वीर थी, मुझे बड़ी भूख लगी है, गाय की पूंछ होती है। साथियों गाय की पूंछ होती है, शुद्ध वाक्य का सही विकल्प करना है। गाय की पूंछ होती है, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। उसकी छोटी बहन दिव्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, देखो कौन आया है, मोहन का कुछ खो गया। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प कौन सा है साथियों? तो उसकी छोटी बहन दिव्या है, उसकी जो है ना वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उचित विकल्प है। बाकी सर्वनाम के भेद जो होते हैं साथियों 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। जुग जुग जियो, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। अगर जुग जुग जियो किसी ने बोला है तो वो इच्छा अनुसार बोलता है, ठीक है। तो यह इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यहां से आप विधानवाचक वाक्य देखिए, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। और संदेहवाचक जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब गाड़ी चलने लगी है, प्रगति द्योतक, आवृत्ति बोधक, सातत्य बोधक, आरंभ्य द्योतक। तो अब गाड़ी चलने लगी है साथियों, यह जो है आरंभ द्योतक है। अब देखिए अब गाड़ी चलने लगी है, इस वाक्य में
क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, इसलिए यह आरंभ द्योतक पक्ष होगा। प्रगति द्योतक क्या होता है? इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। आवृत्ति बोधक क्या होता है? इसमें क्रिया की पुनरावृत्ति होने का बोध होता है। असातप्य बोधक क्या होता है? इसमें क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सही तद्भव तत्सम युग्म की पहचान कीजिए। कंगति कंघी, कई कुछ, कुदना कुर्दन, इलायची अम्लिका। तद्भव तत्सम का सही युग्म पहचानना है तो कूदना कुर्दन ये आपका सही युग्म है। देखिए कुछ तद्भव तत्सम हैं, जैसे कई कति, कंघी कंकति, कूदना कुर्दन, इलायची और एला। ठीक है, तो साथियों ये थे 50 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथियों तक शेयर करिएगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों के लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी साथियों उत्साहित होकर वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए हमेशा उत्साहित होकर खड़े रहें। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।